हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। चलिए आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक रिलीफ फैक्टर सेक्शन 20 के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए जरा ध्यान दीजिए सेक्शन 20 पर। सीधे हम आपको डायरेक्ट की तरफ लेके चल रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सेक्शन 20। देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात की गई संविदा का प्रतिस्थापित पालन। लास्ट क्लासेस में आपने जो पढ़ा हुआ था चैप्टर 2 को 19 तक के सेक्शन आपने पढ़ लिए थे और 19 से आगे के आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो सीधे हम आपको लेकर चल रहे हैं सेक्शन 20 की तरफ, नजर डालिए। सेक्शन 20 में बात की गई संविदा का प्रतिस्थापित पालन, यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में अंतर्गत उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उसके सिवाय जिस पर पक्षकार सहमत है, जहां संविदा किसी पक्षकार के वचन का पालन नहीं करने के कारण टूट जाती है, वहां वह पक्षकार जो ऐसे भंग से पीड़ित होता है किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा प्रतिस्थापित पालन का और ऐसा भंग करने वाले पक्षकार से उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपगत व्ययनित या भुगते गए व्ययों और अन्य खर्चों को वसूल करने का विकल्प रखेगा। तो यहाँ पर जरा एक बार इसका मतलब समझिएगा। सेक्शन 20 आप पढ़ रहे हैं, जिसमें हम यहाँ बात करने वाले हैं संविदाओं का प्रतिस्थापित पालन आदि, जिसमें सेक्शन 20 जो रिलेटेड है वो है संविदा का प्रतिस्थापित पालन। और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी एक बार यहाँ पर नजर डाल लीजिए, फिर इसको क्लियर कर पाएंगे। आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 20 यहाँ पर बात कर रहा है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सब क्लोज नंबर फर्स्ट, विदाउट प्रेजुडिस टू द generality of the provisions contained in the Indian Contract Act 1872 and except as otherwise agreed upon by the parties, where the contract is broken due to non-performance of promise by any party, the party who suffers by such breach shall have the option of substituted performance through a third party or by his own agency and recover the expenses and other costs actually incurred, spent or suffered by him from the party counting such breach। इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर एक बार नजर डालिए सेक्शन 20 सब क्लोज फर्स्ट पर। यहाँ बात की गई भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में अंतर्गत उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उसके सिवा भारतीय संविदा के जो प्रोविजंस हैं उन पर कोई भी निगेटिव इफेक्ट डाले बिना और उसके सिवा जिस पर पक्षकार सहमत हैं, दोनों पार्टी जिन्होंने जो लोग कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो लोग सहमत हों, और जहां संविदा किसी पक्षकार के वचन का पालन नहीं करने से टूट जाती है, और क्या होता है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी पक्षकार के द्वारा दिए गए वचन का पालन ना करने से, यानी कि जो परफॉर्मेंस ना करने से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, तो वहां वह पक्षकार जो ऐसे भंग से पीड़ित हुआ है, तो दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे ए और बी नाम के दो व्यक्ति, इन लोगों ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट किसी टर्म्स कंडीशन की वजह से ब्रीच हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें। तो कहा गया कि जो ए और बी ने आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था और बी अगर यहाँ पे कोई टर्म्स कंडीशन को ब्रीच कर देता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं हो पाती, तो इस कंडीशन में जो ए है, ए यहाँ पर कौन हो गया, अब पीड़ित पक्षकार हुआ। तो कहा गया देखिए जो ऐसे पीड़ित होता है वह किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा प्रतिस्थापित पालन का और ऐसे भंग करने वाले पक्षकार से उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपगत व्ययनित या भुगते गए व्ययों या अन्य खर्चों को वसूल करने का विकल्प रखेगा। तो ए को जो नुकसान हुआ है तो ये यहाँ पर क्या कर सकता है, देखिए जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले
कहा कि तीसरे पक्षकार के माध्यम से ए ने अगर किसी जेड नाम के व्यक्ति को अगर अपॉइंट कर रखा है तो जेड भी ए की तरफ से पैसे वसूल कर सकता है। तब जब ए ने जेड को इस पर्पज के लिए अपॉइंट किया हो। इसके लिए क्या क्या खर्च वसूल कर सकता है? यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पर देयनित या भुगते गए व्यय जो है या फिर कोई जो अन्य खर्च थे उनको वसूल करने का यहाँ पर ये क्या करेगा? विकल्प रखेगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आ गया, या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा या इसकी कोई और एजेंसी है उसके द्वारा भी कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा भंग करने वाले पक्षकार से उसके द्वारा वास्तविक रूप से जो उपगत दैनिक या भुगते गए व्ययों को या खर्चों को वसूल करने का विकल्प रखेगा। कौन रखेगा? ए। कितना क्लियर हुआ सभी को? आप यहाँ पर पढ़ रहे थे सेक्शन 20 सब क्लोज नंबर फर्स्ट। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा समझिए। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब क्लोज फर्स्ट सेक्शन 20 का सब क्लोज यहाँ पर फर्स्ट के अंदर बात करें। तो यहाँ पर क्या कहा गया, विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ प्रोविजंस कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर कहा गया, एंड एक्सेप्ट एज अदरवाइज अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, और जिस पर क्या हो दोनों पार्टीज अग्री। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई कि वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्यों ब्लॉक हुआ? इसकी नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस की वजह से। फिर एनी पार्टी, दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी की तरफ से। अब कहा गया कि द पार्टी हु सफर फॉर सच ब्रीच shall have the option of substituted performance। तो क्या होगा, जो अग्रीड जो पार्टी है, जो पीड़ित पक्षकार है, उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस प्राप्त करे। कैसे? थ्रू अ थर्ड पार्टी के थ्रू प्राप्त कर सकता है, बाय हिज ऑन एजेंसी, अपनी एजेंसी के द्वारा कर सकता है, एंड रिकवर द एक्सपेंसेस एंड अदर कॉस्ट एक्चुअली इंक्लूड, जो अदर कॉस्ट थे जो एक्चुअल में जो खर्चे व्यक्तिगत हुए हैं वो, और यहाँ पर स्पेंड जो खर्च किए गए हैं या सफर्ड बाय हिम फ्रॉम द पार्टी कमिटिंग सच ब्रीच, जो पार्टी है उसको यहाँ पर जो कमिटेड किया गया था कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने में जितने भी खर्च हुआ है वो सभी चीजें यहाँ पर ये वसूल कर सकते हैं। तो इनको एक बात से ध्यान दीजिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात की गई है द ऑप्शन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस थ्रू अ थर्ड पार्टी बाय ऑनेस्ट थर्ड पार्टी के थ्रू या फिर ऑन एजेंसी के थ्रू, एंड रिकवर द एक्सपेंसेस एंड अदर कॉस्ट। क्या कर सकते हैं? एक्सपेंसेस और अदर कॉस्ट कर सकते हैं, और वो कैसे होनी चाहिए? एक्चुअली इंक्लूड हो, स्पेंड हो और सफर्ड बाय। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, सपोज 2 की तरफ हम लोग कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। सपोज 2 इतना क्लियर है गाइस सभी को? ऊपर एक बार नजर डालें। उपधारा 1 के अधीन संविदा का कोई भी प्रतिस्थापित पालन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे पक्षकार में जो ऐसे भंग से पीड़ित है, भंग करने वाले पक्षकार को 30 दिन से अनियम का लिखित में नोटिस उससे ऐसे समय के भीतर संविदा का पालन करने के लिए कहते हुए जो उस नोटिस में विनिर्दिष्ट हो नहीं देता हो, और उसका ऐसा करने से इनकार करने या ऐसा करने में असफल रहने पर वह उसका पालन किसी तीसरे पक्षकार द्वारा या अपने स्वयं के अधिकरण द्वारा कराएगा। देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं सब क्लोज 2। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्शन 20 और सब क्लोज 2। यहाँ पे देखिए कहा गया कि उपधारा 1 जो आपने इसमें पढ़ा कि जो पीड़ित पक्षकार है वो अपने खर्चे वसूल कर सकता है, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस के लिए एलिजिबल होता है। अब कहा गया कि पक्ष के अधीन संविदा का कोई भी प्रतिस्थापित पालन जो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस है तब तक नहीं किया जाएगा। कब तक? जब तक कि ऐसे पक्षकार ने जो ऐसे भंग से पीड़ित है, भंग करने वाले पक्षकार को पहले कितने से 30 दिन के अनियम का लिखित नोटिस
और उससे ऐसे समय के भीतर संविदा का पालन करने के लिए कहते हुए जो उस नोटिस में विनिर्दिष्ट हो नहीं देता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस तो करवा सकता है, लेकिन उससे पहले उसे एक नोटिस देना होगा कि भाई अपने कॉन्ट्रैक्ट का आप पालन कीजिए और कितने दिन का, 30 डेज का टाइम पीरियड उसे देना होगा। कितना टाइम पीरियड का देना होगा, 30 डेज का। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक बार दोस्तों बोल के बताओ कौन सा है, कितने टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, 30 डेज, 30 दिन का। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। फिर कहा गया कि और उसका ऐसा करने से इनकार करने या ऐसा करने में असफल रहने पर, या तो वो इनकार कर दे, फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट कहा गया कि वो असफल हो जाए तो उसका पालन किसी तीसरे पक्षकार द्वारा या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा कराएगा। किसके द्वारा कराएगा, या तो तीसरे पक्षकार द्वारा करा सकता है या स्वयं के अभिकरण द्वारा कराया जा सकता है। अगली जगह यहाँ पे ध्यान दीजिए, परंतु यहाँ पर बात की, परंतु वह पक्षकार जो ऐसे ढंग से पीड़ित है उपधारा 1 के अधीन व्ययों और खर्चों को वसूल करने का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक कि उसने तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा संविदा का पालन ना करा लिया है। देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कहा गया, परंतु वह पक्षकार जो ऐसे भंग से पीड़ित है, कौन, जैसे मान लीजिए ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, दोनों की जो टर्म्स कंडीशन बी ने ब्रीच कर दी, तो ए कौन हो गया यहाँ पर, अग्रीड पर्सन, यानी कि पीड़ित पक्षकार हो गया। अब पीड़ित पक्षकार ने क्या किया, 30 दिन का उसे नोटिस दिया कि भैया अपने परफॉर्मेंस करिए अपने कॉन्ट्रैक्ट का, और अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ पर प्रतिस्थापित पालन करवाया जा सकता है एंड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस यहाँ पर करवाया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि परंतु वह पक्षकार जो ऐसे भंग से पीड़ित है उपधारा 1 के अधीन व्ययों जो कर किए गए, कहीं पर भी इन्वेस्ट किया गया या खर्चों को वसूल करने का हकदार तब तक नहीं होगा, तब तक जब तक कि उसने किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा संविदा का पालन ना करा लिया, तो तब तक वो ऐसे खर्चे और वसूल नहीं कर सकता कि जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसने किसी थर्ड पार्टी से भी उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करवाया है या नहीं। अगर करवाया है तो उसमें जितना खर्चा हुआ है वो खर्चा यहाँ पर उसको पेमेंट करवा सकता है। इससे जिसे ए ने, इसमें बी ने ब्रीच किया हुआ था ना यहाँ पर, तो बी से ले सकता है। अब देखो इसका मतलब आप समझिए क्या कहा गया यहाँ पर, जैसे ए नाम के व्यक्ति ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मुझे शादी में 500 लोगों के लिए खाना चाहिए, और यहाँ बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। अब 500 का खाना ये किसने मंगवाया, किससे मंगवा लिया, इसमें ए ने जेड से मंगवा लिया, तो थर्ड पार्टी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया, पर 500 खाने के लिए जो 500 लोगों के खाने की जो बात हुई थी बी से, वो मान के चलते हैं 50,000 रुपीज की बात होगी, 50,000 रुपये में हम खाना दे देंगे, कितने लोगों को, 500 लोगों को। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, जेड ने इसे 70,000 क्यों दिया, तो 70,000 में जो खाना यहाँ पर दिया गया है इसे, तो यहाँ पर ये क्या किया गया, 70,000 में जब ये बात हुई तो यहाँ पर ये पूरे खर्चे 70,000 रुपए किससे वसूल सकता है, ए बी से, तो इसको क्या कहा जाता है, ये सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की बात करते हैं। क्लियर हो गया गाइस सभी को। हाँ, तो ये जो खर्चे और ये व्ययों को वसूल करने की बात की गई तो इसी के आधार पर। अब आप जरा ध्यान दीजिए, सब क्लोज 3 पर एक बार नजर डालिए, सेक्शन 20 और सब क्लोज 3। यहाँ क्या कहा गया, जहां संविदा के भंग से पीड़ित पक्षकार ने, जो संविदा के भंग से पीड़ित पक्षकार ने उपधारा 1 के अधीन नोटिस देने के पश्चात किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा संविदा का पालन करा लिया है, वहां वह भंग करने वाले पक्षकार के विरुद्ध निर्दिष्ट पालन के अनुकूल का दावा करने का हकदार नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया, यहाँ पे सपोज 3 में ध्यान से पढ़ना जरा इसको, बहुत सिंपल है। कहा गया देखिए, जहां संविदा के भंग से पीड़ित पक्षकार ने उपधारा 1, तो आपने फर्स्ट पढ़ा था, उसके अधीन नोटिस देने के पश्चात किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा संविदा का पालन करा लिया। 500 लोगों के खाने को बात की थी, तो यहाँ बी ने इसको ब्रीच कर दिया, तो इसने क्या किया, जेड नाम के व्यक्ति से परफॉर्म करवा लिया। अब वहां वह भंग करने वाले पक्षकार के विरुद्ध
विनिर्दिष्ट पालन के अनुकूल का दावा करने का हकदार नहीं होगा। तो यहाँ पर अब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता है। क्यों? 500 का खाना जब आपने जैब से ले लिया तो फिर आप 20 से दोबारा से क्यों बनवाना है? तो बोले आप फिर इसके लिए हकदार नहीं, केवल आप खर्च वसूल कर सकते हैं जितने की जो आपने सब क्लोज 2 में पढ़े वो इसके अकॉर्डिंग। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्शन 20। और सब क्लोज जो 2 में आपने पढ़ा हुआ था उसके अनुसार आप यहाँ खर्चे वसूल कर सकते हैं और जो बयान हुआ था वो वसूल कर सकते हैं। और यहाँ सेक्शन 20 का सब क्लोज 3 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इससे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इसके विरुद्ध क्या नहीं कराया जा सकता, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता। 4 नंबर पॉइंट में जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 20 सब क्लोज नंबर 4 पर आप पढ़ रहे हैं। यहाँ कहा गया इस धारा की कोई बात उस पक्षकार को जो संविदा के भंग से पीड़ित है भंग करने वाले पक्षकार से प्रतिकर का दावा करने से निवारित नहीं करेगी। अब क्या कहा गया यहाँ पर देखिए, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ कहा गया कि इस धारा की कोई भी बात उस पक्षकार को जो संविदा के भंग से पीड़ित है, किससे पीड़ित है? संविदा के भंग से पीड़ित है, तो भंग करने वाले पक्षकार से प्रतिकर का दावा करने से निवारित नहीं करेगी। तो जिस व्यक्ति ने भंग करने वाला जो पक्षकार है उससे प्रतिकर तो मांग सकता है, कंपनसेशन तो मांग सकता है, उसके लिए ये इसको मना नहीं करेगी, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। क्लियर हो गया सभी को? जल्दी से बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति इसको समझ में आया हो प्लीज बताइएगा जल्दी से। आगे कंटिन्यू करें नेक्स्ट सेक्शन, इसको इंग्लिश में समझ में आए? जल्दी से बोलो फटाफट, नहीं आगे चलें। सेक्शन 20 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ बात की अवसंरचना परियोजना से संबंधित समुदाय के लिए विशेष उद्यम। जो अवसंरचना परियोजना की बात की गई है यहाँ पर, सेक्शन आप 20 पढ़ रहे हैं और 20 का 20 के ए में बात की गई है स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अवसंरचना परियोजना से संबंधित समुदाय के लिए विशेष प्रतिबंध। जरा इस पर एक बार नजर डालिएगा। यहाँ पर सेक्शन 20 का सब क्लोज नंबर फर्स्ट पर एक बार नजर डालिएगा। यहाँ क्या कहा गया? इस अधिनियम के अधीन किसी बाद में अनुसूची में विनिर्दिष्ट अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा में न्यायालय द्वारा कोई भी व्यादेश वहां मंजूर नहीं किया जाएगा जहां व्यादेश की मंजूरी से ऐसी अवसंरचना परियोजना की प्रगति या पूरा होने में कोई अड़चन आती हो या विलंब होता हो। तो देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कहा गया सेक्शन 20 में। अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा के लिए विशेष उपबंध की बात की गई और कहा गया इसमें इस अधिनियम के अधीन किसी बाद में अनुसूची में विनिर्दिष्ट अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा में न्यायालय द्वारा कोई भी व्यादेश वहां मंजूर नहीं किया जाएगा। व्यादेश का मतलब आप समझ गए, जो इंजेक्शन की बात की गई थी वो मंजूर नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर जहाँ व्यादेश की मंजूरी से ऐसी संरचना परियोजना की प्रगति या पूरा होने में कोई अड़चन आती हो या विलंब होता हो, ऐसा कोई भी यहाँ पर क्या नहीं करेंगे, स्टे, जिसको सिंपल भाषा में कहा जाता है स्टे देना। तो यहाँ पर बात की गई कि अवसंरचना परियोजना से संबंधित समुदाय के लिए कोई विशेष उपबंध की अगर बात करता है यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यादेश जो न्यायालय द्वारा यहाँ पर कोई भी मंजूर नहीं किया जाएगा जहाँ पर ऐसा लग रहा हो कि जो परियोजना चल रही है उस परियोजना की प्रगति पर लग रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, और या पूरा होने में कोई अड़चन आती है या कोई विलंब हो सकता है, तो ऐसा कोई भी यहाँ पे व्यादेश नहीं दिया जाएगा, यहाँ इसके नहीं लगाई जा सकती। सिंपल भाषा में तो इसके बोलते हैं, वैसे हम लोग इसको व्यादेश या फिर इंजेक्शन की बात करते हैं। इंजेक्शन आपने पढ़े हैं, एक टेम्परेरी और परमानेंट इंजेक्शन की बात करते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में परमानेंट इंजेक्शन की बात की गई है। चलिए जरा ध्यान दीजिए, आगे नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, स्पष्टीकरण पर एक नजर डालिए। इस धारा या धारा 20 था और धारा 41 के खंड जाता के प्रयोजनों के लिए अवसंरचना परियोजना, पद से अनुसूची में विनिर्दिष्ट परियोजना और अवसंरचना उप सेक्टरों के पूर्वक अभिप्रेत है। तो यहाँ पर जो अनुसूची में यहाँ पर जो डिफाइन किया गया कौन कौन सी परियोजनाओं की बात की गई है, सब क्लोज नंबर 2 पर जरा ध्यान दीजिएगा।
आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 20 का जो का है उसका सब क्लोज 2। ठीक है, केंद्रीय सरकार अवसंरचना परियोजना की उभरती धारणा की अत्यावश्यकता पर निर्भर करते हुए और यदि ऐसा करना आवश्यक और समुचित समझती है तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परियोजनाओं और अवसंरचना सेक्टरों के प्रवर्ग से संबंधित अनुसूची को संशोधित कर सकेगी। कौन संशोधित कर सकेगी? ये यहाँ पर लिखिएगा, ध्यान दीजिए, अवसंरचना परियोजना। यहाँ पर कौन कर सकता है? केंद्र सरकार। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सब क्लोज नंबर 3 पर एक बार नीचे डालिए। इस अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को केंद्रीय सरकार द्वारा यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो तो 30 दिन की कुल अवधि के लिए रखे जाएंगे। कितने दिन के लिए रखे जाएंगे? 30 दिन की कुल अवधि के लिए। टाइम पीरियड को जरा आपको ध्यान रखना। फिर अगली बात की गई कि जो एक सत्र या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकेगी। तो जब अगर मान लीजिए संसद अगर सत्र में नहीं है तो जब अगली बार सत्र में आए या दूसरी बार सत्र में आए तो इस टाइप का टाइम पीरियड पूरा किया जा सकता है। टोटल टाइम पीरियड यहाँ पर 30 दिन के लिए। नेक्स्ट जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और यदि पूर्वोक्त सत्र या उत्तरवर्ती सत्र के ठीक पश्चात वाले सत्र अवसान के पूर्व दोनों सदन अधिसूचना में कोई रूपांतरण करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं कि ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो सत्र पश्चात अधिसूचना यथास्थिति ऐसे रूपांतरण के रूप में ही प्रभावी होगी या निष्प्रभाव हो जाएगी। तो देखिए, ये हम लोग पहले भी दूसरे एक्टों में भी पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी अधिनियम ऐसा बनाया गया है जो या अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा उसमें क्या परमिशन दी गई है और उसके बाद यहाँ पर संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष उसे रखा जाता है, जिसमें टाइम पीरियड सभी में आप ये कॉमन एक वर्ड है 30 दिन का, जिसमें भी आपने ऐसे एक्ट पढ़े हुए हैं अभी तक, तो उन सब में 30 दिन का टाइम पीरियड दिया गया और जिसमें एक सत्र या दो सत्र में पूरा होने की बात की गई है। दूसरा, अगर सत्र जब स्टार्ट होता है उस ड्यूरेशन में अगर दोनों सदन यहाँ पर कंप्लीट नहीं होते हैं, जो दोनों सदन का सहमत नहीं होते हैं, तो ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए। तो फिर यहाँ पर नहीं होगी या उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं तो चेंजेस के साथ यहाँ पर किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तथापि अधिसूचना के ऐसे रूपांतरण या निष्प्रभाव होने से उस अधिसूचना के अधीन पहले से की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई भी विधिमान्यता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए जरा ध्यान दीजिए, इतना क्लियर हो गया सभी को। सेक्शन 20 में सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सेक्शन 20 का सब क्लोज नंबर जो आप फर्स्ट पढ़ रहे थे वो, और उसमें सीधी सी बात की गई कि यहाँ पर जजेस मंजूर नहीं किया जाएगा जो यहाँ पर डिले करता हो। इस लाइन को ये कॉम्पिटिशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सीधे सा क्वेश्चन आपका बनता है। सेक्शन 20 का सब क्लोज नंबर फर्स्ट को अच्छे से तैयार करके जाएगा। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, ये कॉमन है, जनरली आप सभी एक्टों में पढ़ते हैं इससे संबंधित। तो ये वही फैक्ट्स हैं। 30 डेज का टाइम पीरियड है यहाँ पर सब क्लोज नंबर 3 में और संसद के दोनों सदन में ये रखा जाएगा। जब सत्र में ना हो तो दो सत्रों में भी पूरी की जा सकती है सभी को, और अगर वो चेंज करती है संसद के दोनों सदन में से कोई भी तो चेंज वाले एप्लीकेबल होंगे। और इससे पहले कोई अगर कार्रवाई कर दी गई है तो उस कार्रवाई पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा संसद के चेंज करने से। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 20 सब क्लोज बी आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। सेक्शन 20 बी, सॉरी एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 20 बी यानी कि 20 था जो कि विशेष न्यायालय से संबंधित प्रोविजंस करते हैं। इसी जरा ध्यान दीजिए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ठीक है यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, विशेष न्यायालय कैसे बनाया जा सकता है। तो कहा गया कि राज्य सरकार जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात और राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, तो राजपत्र में अधिसूचना को प्रकाशित करेंगे। एक या अधिक सिविल न्यायालयों को अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविधाओं की बाबत अधिकारिता के प्रयोग के क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर और इस अधिनियम के अधीन वाद का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करेंगे। तो कैसे करेंगे?
देखिए जरा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है इंपॉर्टेंट, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये सेक्शन से ही, सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं आप, सेक्शन 20 बी या 20 था, इसमें क्या दिया है, विशेष न्यायालय। चलिए से बोलो क्या दिया हुआ है, विशेष न्यायालय। चलिए जरा ध्यान दीजिए। और यहाँ पे कौन कर सकता है, राज्य सरकार। इससे परामर्श करेंगे जो उच्च न्यायालय है जहाँ पर विशेष न्यायालय स्थापित करना है, वहां के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद राजपत्र में अधिसूचना को प्रकाशित करेंगे और वहां पर एक या अधिक सिविल न्यायालयों की अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविधान की बाबत अधिकारिता के प्रयोग क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर इस अधिनियम के अधीन वाद का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में अभिहित करेंगे। कोई परियोजना जहाँ पर चल रही है वहां पर विशेष न्यायालय की अगर आवश्यकता है तो वहां पर विशेष न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। कैसे, किसके द्वारा किया जा सकता है, पहले देखिए राज्य सरकार के द्वारा। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि विशेष न्यायालय का सेक्शन कौन सा है, फर्स्ट सेक्शन। और दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा। कितने सिविल न्यायालय बनाए जा सकते हैं, ये सिविल न्यायालयों की अवसंरचना जो एक या अधिक सिविल न्यायालय जो रहेंगे उनको अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविधान की बाबत अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर जहां वो अवसंरचना स्थापित की जा रही है वहां पर इस अधिनियम के अधीन वाद का विचारण करने के लिए कौन से न्यायालय बनाए जाएंगे, बता जल्दी से, कौन से न्यायालय होंगे, ये विशेष न्यायालय कहे जाएंगे। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप, सेक्शन 20 का। क्लियर हो गया भाई सभी को। चलो इसे हम हिंदी में ले लें, जल्दी से स्पीड में खत्म करें। ओके चलिए जरा ध्यान दीजिए। सेक्शन 20C में या 20 में आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ कहा जा रहा है वादों का शीघ्र निपटारा करना। ये देखिए जरा ध्यान दीजिए कैसे किया जाएगा। यहाँ बात की गई सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन फाइल किए गए किसी वाद का निपटारा न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को समन की तामील से 12 मास की अवधि के भीतर किया जाएगा। तो यहाँ पर टाइम पीरियड पर जरा ध्यान देना है, कितने मास के भीतर, 12 मास के भीतर किया जाएगा। क्लियर हुआ क्या जितना, कैसे किया जाएगा, कैसे रिपीट कर रहा हूँ। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप, सेक्शन 20C यानी वादों के निपटारा से संबंधित। यहाँ बात की गई सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन फाइल किए गए किसी वाद का जो निपटारा है वो न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को समन की तामील से 12 मास की अवधि के भीतर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, 12 मास की अवधि के भीतर उसे क्लोज कर दिया जाएगा। तो कब किया जाएगा, जब प्रतिवादी को समन की तामील की गई। क्लियर है इतना। ओके चलिए जरा ध्यान दीजिए। फिर बात करिए, परंतु उक्त अवधि को न्यायालय द्वारा ऐसी अवधि को बढ़ाने के लिए कारण लिपिबद्ध करने के पश्चात कुल मिलाकर 6 मास से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा। तो कितने टाइम पीरियड के लिए बढ़ाया जा सकेगा, जैसा कि आपने बाकी एक्टों में भी ये टाइम पीरियड पढ़ा है, तो कुल मिलाकर के वो 6 मंथ तक बढ़ा सकते हैं, उससे अधिक नहीं। पर उनके क्या करेंगे, कारणों को लेखबद्ध करना पड़ेगा कि अवधि क्यों बढ़ाई गई। सेक्शन 21 पर एक बार नजर डालिए। इतना क्लियर हो गया क्या गाइस सभी को, समझ नहीं आ रही है आप लोगों की, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या, आप लोग बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हो। चलो जल्दी से देखो, सेक्शन 21 पर एक बार नजर डाल लीजिए जल्दी से। देखो थोड़ा सा हम इसको स्पीड में लेने वाले हैं अभी। सेक्शन 21 पर एक बार नजर डालिए। कहा गया कि कतिपय दशाओं में प्रतिकर अधिनियमित करने की शक्ति, क्या कुछ दशाएं ऐसी होंगी जिसमें प्रतिकर उसको अधिनियमित करने की शक्ति किसको होगी। सेक्शन 21 है, थोड़ा सा BIP है, तो जरा ध्यान रखिएगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, सपोज नंबर फर्स्ट आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 21 सपोज नंबर ऑफ फर्स्ट। यहाँ पर कहा गया कि किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए लाए गए किसी वाद में वादी ऐसे पालन के अतिरिक्त उसके भंग के लिए प्रतिकर का भी दावा कर सकेगा। तो कहा गया कि किसी संविदा में जो विनिर्दिष्ट पालन के लिए लाए गए किसी वाद में वादी ऐसे पालन के अतिरिक्त, पालन तो करवा ही सकता है, इसके अतिरिक्त इसके भंग के लिए प्रतिकर का भी दावा कर सके।
चलिए सब लोग जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 21 पर एक बार नजर डालते हैं। 21 में जरा ध्यान दीजिएगा। कतिपय दशाओं में प्रतिकर अधिनिर्मित करने की शक्ति किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए लाए गए किसी वाद में वादी ऐसे पालन के अतिरिक्त इसके भंग के लिए प्रतिकर का भी दावा कर सकेगा। आप यहाँ पर पढ़ रहे थे सेक्शन 21 का सब क्लोज नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर बात की गई है किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए लाए गए किसी वाद में वादी और ऐसे पालन के अतिरिक्त इसके भंग के लिए प्रतिकर का भी दावा कर सकेगा। नेक्स्ट जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब क्लोज नंबर 2 पर जरा ध्यान दीजिए। सेक्शन 21 और सब क्लोज आपको पढ़ रहे हैं। ये सब समझ में आया आपको? जैसे किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए अगर कोई किसी वाद में वादी ऐसे पालन के अतिरिक्त भी परफॉर्मेंस तो करवा ही सकता है, उसके बाद अगर कोई संविदा भंग हुई है जिससे नुकसान हुआ है तो उसके लिए कंपनसेशन का भी दावा कर सकता है। सेक्शन 21 का सब क्लोज नंबर फर्स्ट में यहाँ पर है। टू में आप देखिएगा, ध्यान दीजिए, यदि ऐसे किसी वाद में न्यायालय विनिश्चय करे कि विनिर्दिष्ट पालन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, किंतु पक्षकारों के मध्य कोई संविदा है जो प्रतिवादी द्वारा खंडित की गई है और यह कि उस भंग के लिए वादी प्रतिकर का हकदार है, तो वह तदनुसार ऐसा प्रतिकर अधिनिर्मित करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसे किसी वाद में न्यायालय विनिश्चय करे कि विनिर्दिष्ट पालन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, किंतु पक्षकारों के मध्य कोई संविदा जो हुई थी जो प्रतिवादी द्वारा खंडित की गई है और यह कि उस भंग के लिए वादी प्रतिकर का हकदार है, तो वह तदनुसार ऐसा प्रतिकर निर्मित करेगा। जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं सेक्शन 21 का सब क्लोज 2। इसमें सीधी सी बात की गई कि न्यायालय अगर आवश्यक लगता है तो वह ऐसे निश्चय करेगा कि विनिर्दिष्ट पालन का स्वीकार करे या न करे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट अगर किसी भी व्यक्ति को जो पक्षकार था और संविदा के पालन न करने से उसको कोई नुकसान हुआ है तो वादी प्रतिकर का हकदार है, तो उसे प्रतिकर के लिए यहाँ पर आदेश कर सकेगा, भले ही वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर ना करे। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सप्लोज नंबर 3 पर सेक्शन 21 सप्लोज नंबर 3 आप पढ़ रहे हैं। कहा गया यदि ऐसे किसी वाद में न्यायालय विनिश्चय करे कि विनिर्दिष्ट पालन स्वीकार किया जाना चाहिए, किंतु मामले में न्याय की पुष्टि के लिए यह पर्याप्त नहीं हो और यह कि वादी को संविदा के भंग के लिए कुछ प्रतिकर भी दिया जाना चाहिए, तो वह तदनुसार ऐसा प्रतिकर अधिनिर्मित करेगा। तो इसमें 3 में क्या कहा गया, देखिए जरा ध्यान दीजिए, कहा गया कि न्यायालय विनिश्चय करे कि विनिर्दिष्ट पालन स्वीकार किया जाना चाहिए, विनिर्दिष्ट पालन ऐसे स्वीकार किया जाना चाहिए, किंतु मामले में न्याय की पुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं हो कि वादी को संविदा के भंग के लिए कुछ प्रतिकर भी दिया जाना चाहिए, तो ऐसा प्रतिकर भी अधिनिर्मित करेगा। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर करवाना हो तो ऐसा स्वीकार भी वो भी करवाएगा, साथ में अगर लग रहा है तो कंपनसेशन यानी कि दोनों यहाँ पर दिलवा सकता है। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? सेक्शन 21 सब क्लोज 3, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्लस कंपनसेशन यहाँ पर दोनों दिलवाए जा सकते हैं। क्लियर है गाइस? इसमें आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्शन 21 सब क्लोज नंबर 3। सेक्शन 4 पर एक बार नजर डालिए, सब क्लोज 4 पर सेक्शन 21 का सब क्लोज नंबर 4। इस धारा के अधीन अधिनियमित किसी प्रतिकर की राशि की अवधारणा में न्यायालय भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा। क्या कहा गया, देखिए जरा ध्यान दीजिए, इस धारा के अधीन अधिनिर्मित किसी प्रतिकर की राशि की अवधारणा में न्यायालय भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा। तो जो सेक्शन 73 में यहाँ बात की गई है उसी के अनुसार यहाँ पर मार्गदर्शित मीन्स वही रूल्स फॉलो की जाएंगे जो सेक्शन 73 में दिए गए हैं। चलिए जाए तो सेक्शन 73 का एक बार आप लोग कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ कहा गया कि संविदा भंग से कार्यत हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर। तो जो आप वहां पर पढ़ रहे हैं सेक्शन 21 सब क्लोज 4 जो आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए क्या प्रोविजंस किए गए। तो यहाँ पर कहा गया कि जबकि कोई संविदा भंग कर दी गई है तब वह पक्षकार जो ऐसे भंग से क्षति उठाता है। आगे तो जबकि कोई संविदा भंग कर दी गई है
तब वह पक्षकार जो ऐसे ढंग से क्षति उठाता है उस पक्षकार से जिसने संविदा भंग की है अपने को तद द्वारा कारित किसी ऐसी हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है जो घटनाओं के प्रायिक अनुक्रम में प्रकृत्या ऐसे भंग में उद्भूत हुआ हो। संविदा भंग का संभाव्य परिणाम होना पक्षकार और समझ जानते थे जब उन्होंने संविदा की थी। तो क्या कहा जाएगा, ऐसा प्रतिकर उस भंग के कारण उठाई गई किसी दूरस्थ व परोक्ष हानि या नुकसान के लिए नहीं दिया जाएगा। इसमें थोड़ी सी आप एक चीज समझिए, जैसे इसके क्लस्टेशन पर एक बार ये देखें तो इसको क्लियर करते हैं हम लोग। तो कहा गया कि का संविदा करता है कि वह अमुक कीमत पर खाक को 50 मन तोरा बेचेगा। का ने संविदा की कि किसी कीमत पर खाक को 50 मन तोरा बेचेगा और परदत्त करेगा और कीमत उसके प्रदान पर संदत्त की जाएगी। तो का अपने वचन को भंग कर देता है। का नाम का जो व्यक्ति है वो अपने वचन को क्या करता है, भंग कर देता है। तो खा या प्रतिकर के रूप में का से उतनी राशि यदि कोई हो पाने का हकदार है जितनी से संविदा वाली कीमत उस कीमत से कम है। जितने पर खा वैसी क्वालिटी का 50 मन सोरा उस समय अभिप्राप्त कर सकता था जिस समय वह सोरा प्रदत्त किया जाना चाहिए था। तो कितना, जितनी कीमत पर, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि 50 बोरी शक्कर की बात की गई और किसी एक फिक्स कीमत पर और किस डेट को देनी है, कोई भी डेट पर देना हो। जैसे आज हमें हम बात करें 9 मार्च है, मान लीजिए 12 मार्च को डिलीवरी होनी है इस 50 बोरी शक्कर की। तो यहाँ पर कितना होगा, मान लीजिए कहा कि 2000 रुपए की मैं एक बोरी दे दूंगा या 4000 रुपए की, 4000 रुपए फिक्स कर लेते हैं, 4000 रुपए की एक बोरी शक्कर आपको मिल जाएगी और 50 बोरी की बात है। पर 12 को ये 4000 की जगह इसकी कीमत हो जाती है 4500 रुपए पर बोरी। तो कितना वसूल सकते हैं वो, 4500 बोरी। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितनी से संविदा वाली कीमत उस कीमत से कम है और जितनी पर खाद ऐसी क्वालिटी का 50 मंसूरा उस समय अधिप्राप्त कर सकता था उसे पाने का वो व्यक्ति हकदार है। ये 73 क्लियर हो गया आपको को? ठीक है, चलो अब हम चलते हैं सीधे यहाँ पर। ये जो यहाँ पर रिलेटेड था 73 5 में जरा ध्यान दीजिए। इस धारा के अधीन कोई प्रतिकर अधिनियमित नहीं किया जाएगा। कोई भी प्रतिकर है वो अधिनियमित नहीं किया जाएगा जब तक कि वादी ने ऐसे प्रतिकर का उसके बाद पत्र में दावा न किया है। तो यहाँ कहा गया कि इस धारा के अधीन कोई प्रतिकर अधिनियमित नहीं किया जाएगा जब तक कि वादी ने ऐसे प्रतिकर का उसके बाद पत्र में दावा न किया है। तो कोई भी जब चाहे जितने जरूरत है, जितना नुकसान हुआ, अगर कोई व्यक्ति क्लेम नहीं कर रहा है तो कोर्ट अपने आप से नहीं दिलाएगा, उसे यहाँ पर क्लेम करना होगा कि ये सारी चीजों का हमारा नुकसान हुआ और उतना ही उसे दिलवाया जाएगा। मैं जरा ध्यान दीजिए, परंतु यह कि जहाँ वादी ने ऐसे प्रतिकर का बाद पत्र में दावा न किया हो, मतलब एक बार उसने छोड़ दिया हो दावा, तो न्यायालय उसे कार्रवाई के किसी भी प्रकरण पर ऐसे प्रतिकर को दावे में सम्मिलित करने के लिए ऐसे निबंधनों पर जैसा कि न्याय संगत हो बाद पत्र में संशोधन करना मंजूर करेगा। अच्छा, और यहाँ किसी के अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए। एक मिनट लाइन करिएगा प्लीज। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बाद पत्र में संशोधन करना मंजूर करवा सकते हैं। अगर किसी वादी ने ऐसा प्रतिकर का दावा जो दावा ना किया हो और छोड़ दिया हो तो कार्रवाई के किसी भी प्रकरण पर ऐसे प्रतिकर को दावे में सम्मिलित करने के लिए ऐसे निबंधनों पर जैसा कि न्याय संगत हो कोर्ट यहाँ पर उनका बाद पत्र मंजूर कर देगा और आगे की से कार्रवाई कर सकते हैं। स्पष्टीकरण पर जरा ध्यान दीजिए। यह परिस्थिति की संविदा विनिर्देश पालन किए जाने में असमर्थ हो गई है। संविदा कैसे हो गई है, विनिर्देश पालन किए जाने से असमर्थ हो गई है। न्यायालय को इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारिता के प्रयोग में प्रभावित नहीं करती। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, कहा गया कि यह परिस्थिति इस संविदा विनिर्देश पालन किए जाने से असमर्थ हो गई है और न्यायालय को इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारिता के प्रयोग से प्रभावित नहीं करती। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए,
सबको सेक्शन नंबर 22 पर एक नजर डालें। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, सेक्शन 21 में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी से बताइए पहले। ओके, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करें। कब्जे, विभाजन, अग्रिम धन के प्रतिदाय इत्यादि के लिए अनुपूरक के अनुदान की शक्ति। यहाँ कहा गया कि देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अंतर्गत किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद लाता है, किसी संकित मामले में का नंबर ऐसे पालन के अतिरिक्त संपत्ति का कब्जा या विभाजन एवं पृथक कब्जा या फिर विनिर्दिष्ट पालन के लिए उसके दावे के नामंजूर किए जाने की दशा में किसी अग्रिम धन या उसके द्वारा संगत या किए गए निश्चित को सम्मिलित करते हुए अन्य कोई अनुतोष जिसका वह हकदार हो मांग सकेगा। तो कौन मांग सकेगा? यहाँ पर जो व्यक्ति हकदार हो, जिसे अनुतोष चाहिए हो। तो यहाँ पर देखिए कहा गया कि जैसे एक बार रिपीट करो, सेक्शन 22 आप पढ़ रहे हैं। कब्जे, विभाजन, अग्रिम धन के प्रतिदाय इत्यादि के लिए अनुतोष के लिए अनुदान की शक्ति। सब क्लोज नंबर फर्स्ट में आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 22 का सब क्लोज नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर बात की गई कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अंतर्गत किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए कोई भी व्यक्ति जो है स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद लाता है, स्थावर संपत्ति के पालन के लिए वाद ला सकता है। कौन से सेक्शन में दिया गया था? यहाँ पर सेक्शन 5 में कब्जे के प्रतिदरण के लिए बात की गई थी। तो वहाँ कौन सी संपत्ति थी? स्थावर संपत्ति से संबंधित। फिर यहाँ कहा गया कि ऐसे पालन के अतिरिक्त संपत्ति का कब्जा या विभाजन एवं पृथक कब्जा चाहिए उसे क्या पालन भी करवाना है। उसके अतिरिक्त की बात करें, संपत्ति का कब्जा हो, विभाजन हो या फिर कोई पृथक कब्जा हो। हमें बात की गई विनिर्दिष्ट पालन के लिए उसके दावे के नामंजूर किए जाने की दशा में किसी अग्रिम धन या उसके द्वारा संगत या किए गए निश्चित को सम्मिलित करते हुए अन्य कोई अनुकूल जिसका हकदार हो वह व्यक्ति मांग सकेगा। कि पालन तो चाहिए लेकिन उसके साथ जो अन्य चीजें हैं उनके भी हमें यहाँ पे पालन के लिए जरूरत है और उनके लिए वो यहाँ पे मांग सकता है। क्या क्या मांग सकता है? संपत्ति का कब्जा हो, विभाजन हो, पृथक कब्जा चाहिए ये। और फिर विनिर्दिष्ट पालन के लिए उसके दावे के नामंजूर किए जाने की दशा में जहाँ पर दावे को नामंजूर कर दिया गया हो उस कंडीशन में किसी कोई अग्रिम धन दिया हो या उसके द्वारा कोई संगत किया गया हो या कोई निश्चित किया गया हो, ये सभी जो पहले उसने खर्च किए हैं या उसे पेमेंट दिया है वो सब उनको वसूल कर सकता है, उनके लिए वो मांग कर सकता है। सप्लस 2 में जरा ध्यान दीजिए। उपधारा 1 खंड का एवं खा के अधीन न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष अनुगत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका विनिर्दिष्ट दावा न किया गया है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, कहा गया कि उपधारा 1 खंड का और खा के अधीन न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष अनुगत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका विनिर्दिष्ट दावा न किया गया हो। तो उसने पहले वहाँ स्पेसिफिक के लिए उसने दावा किया हो तभी यहाँ पर खंड का और खा के अधीन न्यायालय उसे कोई अनुतोष प्रदान कर सकता है। का और खा में कौन कौन से हैं? ये जो का और खा ये तभी दिया जा सकता है जब वो संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए दावा करे, तभी, इससे पहले नहीं। परंतु यह कि जहाँ वादी ने ऐसे किसी अनुतोष का वाद पत्र में दावा न किया हो तो न्यायालय उसे कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम पर ऐसे अनुतोष को दावे में सम्मिलित करने के लिए ऐसे निबंधनों पर जैसे कि न्याय संगत हो वाद पत्र में संशोधन करना मंजूर करेगा। तो अगर कोर्ट को लगता है तो यहाँ पर उसके वाद पत्र में भी संशोधन मंजूर कर सकता है। अगर कोई छूट गया तो दावों को सम्मिलित करवाया जा सकता है। सप्लस नंबर 3 पर एक बार नजर डालिए। उपधारा 1 खंड खा के अधीन अनुतोष अनुगत करने की न्यायालय की शक्ति धारा 21 के अधीन इसके प्रतिकर अधिनियमित करने की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। ऐसा नहीं डालेगी, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। सेक्शन 23 पर एक बार नजर डालिए। नुकसानी का परिनिर्धारण विनिर्दिष्ट पालन के लिए वर्जन नहीं है। सब क्लोज नंबर फर्स्ट पर एक बार नजर डालें। सेक्शन 23 का सब क्लोज आप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, इस पर एक बार नजर डालिए। कहा गया कि कोई संविदा जो अन्यथा विनिर्दिष्ट का परिवर्तन के लिए समुचित हो यदि उसके भंग होने की दशा में संगत की जाने वाली रकम के रूप में कोई राशि नामित हो और व्यतिक्रम करने वाला पक्षकार उसका संदाय करने को रजामंद हो तो उस प्रकार प्रवर्तित की जा सकेगी यदि न्यायालय का
संविदा के निबंधनों एवं अन्य विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह समाधान हो जाता है कि राशि केवल संविदा के पालन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए नामित की गई थी और न कि व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार को विनिर्दिष्ट पालन के स्थान में धन के समुदाय का कोई विकल्प देने के प्रयोजन के लिए। तो यहाँ पे जरा एक बार समझिए क्या कह रहे हैं ये सब क्लोज नंबर फर्स्ट में। आगे कि पहले नुकसानी का परिनिर्धारण, पहले नुकसानी कितना हुआ इसका निर्धारण किया गया। फिर विनिर्दिष्ट पालन के लिए यहाँ पर वर्जन नहीं, इससे क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जाएगा, हाँ करवाया जा सकता है। आप यहाँ सेक्शन 23 सब क्लोज नंबर फर्स्ट को यहाँ पर देख रहे हैं, जिसकी जरा ध्यान दीजिए। आगे की कोई संविदा जो अन्यथा विनिर्दिष्टता परिवर्तन के लिए समुचित हो, किसी भी दूसरे तरीके से भी अगर उसे पालन करवाया जा सकता हो, फिर यदि इसके भंग होने की दशा में फिर भी उसे भंग हो गया तो संगत की जाने वाली जो रकम थी के रूप में कोई राशि नामित हो, कोई पैसा यहाँ भुगतान करना हो और व्यतिक्रम करने वाला पक्षकार उसका समुदाय करने को रजामंद हो। जिस व्यक्ति ने व्यतिक्रम किया है, उनको डिफॉल्ट कर दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट को पालन नहीं कर पाया और वो उस राशि को देने के लिए तैयार हो जाए, तो फिर क्या होगा यहाँ पर उस प्रकार परिवर्तित की जा सके कि यदि न्यायालय का संविदा के निबंधनों और अन्य विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह समाधान हो जाता है कि राशि केवल संविदा के पालन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए नामित की गई थी। संविदा जो की गई थी, जो धनराशि थी, वो संविदा के जो प्रयोजन थे उनको कंप्लीट करेगी और ना कि व्यतिक्रम के लिए। तो फिर करने वाले पक्षकार को विनिर्दिष्ट पालन के स्थान में धन के समुदाय का कोई विकल्प देने के प्रयोजन के लिए। अब यहाँ पर देखिए, समझिए आप क्या कर रहे हैं। जैसे ए नाम के व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और इसमें कहा गया कि 50,000 रुपीज यहाँ पर बात की है, 50,000 रुपए की कोई भी संविदा की गई कि 50,000 रुपए इसमें इन्वॉल्व हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में, कि भाई किस डेट को, एक डेट बता दी, इस डेट को, वो उस डेट को पैसा नहीं दे पाया। जैसे मान लीजिए आज 9 को कहा गया कि 10 मार्च को हम पैसे पेमेंट कर देंगे और वो 10 को पेमेंट नहीं कर पाता, किस कारण से डिफॉल्ट हो गया। अब मैटर चला गया 20 तक या फिर अगले 2 महीने 3 महीने जून तक से लेकर आ गया। मान लीजिए 20 जून की बात करेगा, पेमेंट की डेट क्या थी 10 मार्च। अब ये जून में जब पहुंचे तो यहाँ पर बात क्या हो रही कि भाई कंपनसेशन के लिए अगर यहाँ पे दावा लगाया जाए तो जो 50,000 रुपए देने की बात थी, जो पक्षकार था वो तैयार हो जाता, मुझे 50,000 रुपए की बात थी ना कॉन्ट्रैक्ट की, आप मुझसे ये 50,000 रुपए ले लीजिए, ठीक है। तो जब यहाँ 50,000 रुपए लेने की बात होती है तो इस कंडीशन में क्या होगा 50,000 रुपीज की। अब यहाँ देखो क्या ये कंपनसेशन में जाना चाहिए या मूल संविदा में जाना चाहिए, तो कोर्ट यहाँ पे क्या डिसाइड कर सकता है कि भाई जब यहाँ 50,000 रुपए की मूल समुदाय है और पक्षकार 50,000 रुपए देने के लिए तैयार है तो कंपनसेशन की बात ही नहीं होती, आप 50,000 रुपीज लीजिए और ये 50,000 रुपीज जो मूल समुदाय थी उसमें आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। सब क्लोज नंबर 2 पर जरा ध्यान दीजिए, आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 23 का सब क्लोज नंबर 2, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ कहा गया कि जब इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट पालन का परिवर्तन किया जाए तो न्यायालय संविदा में इस प्रकार नामित राशि के समुदाय की बिक्री भी नहीं करेगा। तो न्यायालय क्या करेगा, यहाँ पर बिक्री भी नहीं करेगा, केवल उसे पालन करने के लिए जो पेमेंट की बात की गई थी वो पेमेंट उसे वहां पर डायरेक्ट करवा देगा। सेक्शन 24 पर एक बार नजर डालिए, ये थोड़ा सा VIP है, जरा ध्यान देना है इस पर, तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर कहा गया कि विनिर्दिष्ट पालन के बाद के खारिज होने के पश्चात, जो विनिर्दिष्ट पालन था उसका बाद खारिज हो गया और उसके पश्चात भंग के लिए प्रतिकर के बाद का वर्जन, तो जब बाद ही खारिज हो गया तो उसके बाद क्या प्रतिकर के लिए केस लगाया जा सकता है, तो कहा गया प्रतिकर के लिए भी यहाँ पर बाद किया गया, प्रतिकर का भी केस यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया जाएगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहा गया कि किसी संविदा या उसके भाग के विनिर्दिष्ट पालन के किसी बाद की खारिजी, ऐसी संविदा या भाग जैसी स्थिति हो कि भंग के लिए प्रतिकर के लिए बाद लाने के वादी के अधिकार का वर्जन कर देगी, किंतु किसी अन्य अनुतोष के लिए जिसका वह ऐसे भंग के कारण हकदार हो बाद लाने के उसके अधिकार का वर्जन यहाँ पर नहीं करेगी। तो देखिए यहाँ पर जो हेडिंग आपको दिख रही है, हेडिंग से इसका जस्ट अपोजिट है। ये ऐसा कहा गया यहाँ पर विनिर्दिष्ट पालन के बाद के खारिज होने के पश्चात भंग के लिए प्रतिकर के बाद का वर्जन, क्या यहाँ वर्जन किया जाएगा, तो यहाँ जवाब आएगा नहीं।
अगर किसी ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो और उसके लिए कोई अगर यहाँ बाद रजिस्टर्ड करवाता है, बाद को खारिज कर दिया जाता है, तो क्या उसका प्रतिकर का जो है अधिकार, उसको भी यहाँ पे मना कर दिया जाएगा। तो कहा नहीं, उसका बर्दन यहाँ पर नहीं होगा, उसके लिए वो ले सकता है जिसका वह भंग के कारण हकदार को, जो कॉन्ट्रैक्ट का भंग किया है, जो डिफॉल्ट किया है, उसके अनुसार यहाँ पर उसको मिलना चाहिए सेक्शन 24। क्लियर हो गया इतना सभी को? चलिए से बताओ अभी। अच्छा, चलिए इसका एक आखिरी सेक्शन और है, तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 2। इसको बस थोड़ा सा पढ़ लीजिए, 2 लाइन का है। देखिए यहाँ पे सेक्शन 25, व्यवस्थापनों के निष्पादन हेतु कतिपय पंचायतों एवं वसीयती निर्देशों पर पूर्ववर्ती धाराओं का लागू होना। जो पूर्ववर्ती धाराएं हैं उनका लागू होने की बात की जा रही है। आगे संविदाओं के बारे में इस अध्याय के उपबंध पंचायतों पर जिन पर मध्यस्थम और 16 अधिनियम 1996 लागू नहीं होता है। कौन कौन से संविदाओं के बारे में इस अध्याय के उपबंध पंचायतों पर और मध्यस्थम और 16 अधिनियम लागू नहीं होता है एवं किसी विशिष्ट व्यवस्थापन के निष्पादन हेतु किसी इच्छा पत्र, बिल या क्रोध पत्र न निर्देशों पर लागू होंगे। तो कहाँ पर ये लागू होंगे? ये किसी की इच्छा पत्र, क्रोध पत्र न निर्देशों पर लागू होंगे। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो क्या क्या कहा गया था? मध्यस्थम और 16 अधिनियम 1996 लागू जहाँ नहीं होता है एवं किसी विशिष्ट व्यवस्थापन के निष्पादन हेतु किसी कोई स्पेशल व्यवस्थापन की बात की गई है यहाँ पर, तो उसमें इच्छा पत्र और दूसरा कौन सा है? इच्छा पत्र को आप बिल भी बोल सकते हैं, और क्रोध पत्र में निर्देशों पर लागू होंगे। इस पर इतना क्लियर है गाइस सभी को? जल्दी से बताओ। चलिए गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।